Hola guys, I hope all of you are doing great. My name is Manika and welcome back to my YouTube channel Legaltopia. So guys, in the previous video we discussed about how to approach our semester exams with respect to first semester of DU LLB, क्योंकि इस बार एग्जाम्स होंगे ऑफलाइन एंड ऑफलाइन से हमारा बिल्कुल कनेक्शन जो है ना छूट गया है, टूट गया है ना। तो हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। फर्स्ट टाइम लॉ का एग्जाम हम लिखने जा रहे हैं, तो वो सारी ही बातें हमने की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, किस किस केस को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, हाउ टू फ्रेम अ गुड आंसर टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गेट थ्रू द सेम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। एंड अगर वो वीडियो देख ली है तो यू माइट हैव रियलाइज कि उधर दो फ्लॉज रह गए थे, मतलब दो चीजों का वैक्यूम क्रिएट हो गया था। क्या क्या? सबसे पहली चीज कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। जो टॉपिक्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ केसेस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ तो हेल्प करो कि क्या हमें मेजरली फोकस करना है, किन चीजों को अगर हम अवॉइड भी कर देंगे देन टू वी विल बी एबल टू फेच मार्क्स, क्योंकि अब सब कुछ करने का तो टाइम नहीं है ना। एंड सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आई मिस्ड आउट इज हाउ टू प्रिपेयर आवर ओन नोट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। क्योंकि देखो जी, हम सब कुछ रिटेन नहीं कर सकते हैं, वी कैन रिटेन अ लिमिटेड चंक, ठीक है। उस लिमिटेड चंक में भी वी नीड टू फोकस कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे आंसर में शॉर्ट शॉर्ट होनी ही चाहिए। ओनली दोज थिंग्स वी गोना प्रिपेयर आवर नोट्स ऑन। मतलब ये जो नोट्स होने वाले हैं ना, ये स्कूल वाले नोट्स या फिर कॉलेज वाले नोट्स से अलग नोट्स होने वाले हैं, जो कि आप स्पेसिफिकली अपने आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर करने वाले हो। तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू कि किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स विच कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू विद रिस्पेक्ट टू योर लास्ट मोमेंट रिविजन। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से, जो कि है हमारा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, यूनिट्स रहने वाली हैं, सेक्शंस एंड केसेस रहने वाले हैं, राइट। तो ये जो होगा 5 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे 5 पेपर्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पेपर है उसके बारे में हम बात करते हैं, आईपीसी, फैमिली, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो ये 5 हमारे जो पेपर्स हैं वो रहने वाले हैं। अब ये जो हमारे 5 पेपर्स हैं, राइट, तो अब इन 5 पेपर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी यूनिट्स को हम फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं। So let's move it through, and guys, if you have not subscribed to my channel so far, not hit the bell icon, then do the same and like तब करना अगर वीडियो समझ आए, पसंद आए, यूजफुल लगे तो। and let's get started. सो गाइज, हम जैसे कि बिगिन करने वाले हैं फ्रॉम द सिलेबस, एंड हम सिलेबस के थ्रू ही एनालाइज करने वाले हैं विच आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स, ठीक है। तो आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू। स्पेसिफिकली फर्स्ट पेपर जूरिस्प्रूडेंस का रहता है, 101 जो है उसका यूनिक पेपर कोड है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो जी, ये है कोर्स के कंटेंट। इसमें देखो सीरियल नंबर वाइज, इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड दिस सिलेबस, तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया टेलीग्राम ग्रुप पे यू कैन रीच आउट, वहाँ पे पीडीएफ है, यू कैन डाउनलोड द सेम एंड उसका प्रिंट आउट निकाल के व्हाट्सएवर आई एम सेइंग मार्क करते जाना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा किस तरीके से यू नीड टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है कि PYQs के थ्रू जस्ट एनालाइज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यूनिट्स, केसेस एंड सेक्शंस, ठीक है। तो हम आज वही करने वाले हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, स्पेसिफिकली एज वी ऑल नो इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, राइट, रोड लर्निंग है बेसिकली, इसमें टेक्निकलिटीज इतनी नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें लीगल सिस्टम, तो इसमें 2 टाइप के लीगल सिस्टम्स हैं, मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया। तो इन दोनों में से एक आता ही आता है, या तो मेजर पूछ लेगा या इंडियन लीगल सिस्टम पूछ लेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे हम इंडियन कर जाते हैं मेजर आ जाता है, और मेजर कर जाते हैं तो इंडियन आ जाता है। तो इन दोनों में से एक तो आता ही आता है। अब वो किस तरीके से आएगा दैट गोना डिपेंड कि वो उसको पार्ट फॉर्म में देते हैं या कि फुल फ्लेज 20 मार्क का क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है। तो ये करना ही करना है। उसके सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, है ना जी। अब इसके अंदर देखो जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स ऑफ एंड जुरिस्डिक्शन है, ये यूजुअली शॉर्ट्स में आता है, शॉर्ट आंसर में। उसके बाद लीगल सर्विस, लोक अदालत, ये भी शॉर्ट में आता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर नहीं आएगा, आएंगे तो ये पार्ट्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये फुल फ्लेश 20 मार्क का क्वेश्चन बनाता है आपको, डाइसीज रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये तो हमें ढंग से करना ही करना है।
उसके बाद डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज दो एज मच, ठीक है। तो मतलब इसको करना है बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, मतलब अपने थर्ड हेड पे, विच इज सोर्सेज ऑफ लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ लॉ, जहाँ से हमारे लॉ को हमने डिराइव किया है। तो लेजिस्लेशंस जो है इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट्स इंपॉर्टेंट है, एंड कस्टम्स भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो मतलब एक चीज ये लगाओ अगर आप थर्ड टॉपिक करोगे सोर्सेज ऑफ लॉ, तो ये कहीं ना कहीं सोर्सेज ऑफ लॉ आपको एग्जाम में दिखेगा, एंड कई बार तो स्ट्रेट अहेड 20 मार्कर आ जाता है सोर्सेज ऑफ लॉ से, तो इसको भी आप मिस नहीं कर सकते। ओके, मूविंग अहेड। सब देखो जी, इसका जो बी पार्ट है सोर्सेज ऑफ लॉ का, वो है लीगल प्रोफेशंस इन इंडिया। अब इसके अंदर जो है ना, ये दिया हुआ है, एडवोकेट्स एक्ट दिया हुआ है, इनको आप बस एक बार रीड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा इनसाइड आउट इनसे नहीं आने वाला है। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ को एक बार पढ़ लेना ढंग से, दैट्स इट। इसमें से इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं आने वाला है। बट जो हमारा फोर्थ टॉपिक है ना, जिसमें पॉजिटिव एंड एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ये आता ही आता है 20 मार्कर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसमें जॉन ऑस्टिन है, जिनके रिस्पेक्ट में सैंक्शंस एंड सॉवरेनिटी का डिस्कशन होता है, ठीक है। और HLA हार्ट है, इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तो हम मिस करना ही नहीं है, हम लोगों को इसको कंप्लीट करना ही करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हमेशा आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, सो ये है हमारा टॉपिक 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू वोंट बिलीव, बट इससे 20 मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? केल्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये आपने अभी तक बहुत सुन लिया होगा केल्सन के बारे में, हेंस केल्सन, ठीक है। तो ये वैसे भी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HLA हार्ट, केल्सन, ऑस्टिन, तो इनको आपको ढंग से करना ही करना है, ओके। एंड देन गोइंग अहेड, Now the sixth one is historical and sociological school of thought. इन दोनों में से कार्ल वॉन सेविग्नी और रस्को पॉन्ड में से एक आता है, तो इनकी ब्रीफ रीडिंग इज अ मस्ट। एंड सब्सिक्वेंटली हम 7th वाला जो पार्ट है, मतलब 7th यूनिट है, वी माइट मिस ऑन दैट, बट 8th वन इज इम्पॉर्टेंट। होफील्ड थियोरी ऑफ राइट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो सेविग्नी, रस्को पॉन्ड एंड होफील्ड, इनमें से 2 आ सकते हैं या 1 आ सकता है, ठीक है, तीनों तो नहीं आने वाले, ओके। तो होफील्ड कर लेना, आई सजेस्ट, ठीक है। और सेविग्नी और रस्को पॉन्ड में से एक तो करना ही करना है, ठीक है जी। तो दैट वाज अ ब्रीफिंग थ्रू जूरिस्प्रूडेंस। बार प्रीवियस ईयर पेपर्स खोल के देखना, उनके थ्रू भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू भी जस्ट रीड इट थ्रू कि किस तरीके से आंसर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। पिक अप सर्टन सॉल्व पेपर्स, PYQs, एंड उनको एक बार रीड थ्रू करो, यू विल गेट एन आइडिया कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मूविंग अहेड, सो नाउ वी आर ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम अगर टॉपिक 1 देखें तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन है। अब आते हैं टॉपिक 2 पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सेमेस्टर एग्जाम्स। इसके अंदर देखो, फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। देखो, एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू अ ऑफर, ठीक है। एक तो हम किसी को ऑफर दे रहे हैं और एक कोई हमें इनविटेशन दे रहा है कि हम उसे ऑफर दे, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या रहेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट सेक्शन 2 to 10 हमें करना ही करना है बहुत अच्छे से, बिकॉज दैट्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। अब इसके अंदर केसेस आप पूछोगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली द थिंग इज ऑल दीज केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक केसेस हैं जिनके अंदर बेसिक असेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट अगर हम फॉर्म करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में कार्लिन, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, लाल शुक्ला, भगवान दास कीरिया, हार्वी वर्सेस फेसी, एंड फेल्थाउस एंड बिनले। बेसिकली ये वाले सारे केसेस आपने कहीं ना कहीं एंट्रेंस में देखे होंगे, एंड यू गोना रीड देम थ्रू इन डिटेल इन दिस सेमेस्टर। सो पक्का बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, बहुत ब्रीफ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है इनको रीड करने में, तो आपको ये सारे ही केसेस करने हैं, ओके। मूविंग अहेड टू टॉपिक 3। सो देखो जी, ये टॉपिक 3 है। अब टॉपिक 3 के अंदर क्या है,
टेंडर्स एंड ऑक्शन, मतलब एक टाइप से स्पेशल सिचुएशंस मेंशन करी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इसके अंदर एक तो कन्हैया वाला केस और एक हरिद्वार वाला केस, ये तो हमें करने ही करने हैं। एक्सेप्ट फॉर दैट एक बार बाकी सारे केसेस भी रीड करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं टॉपिक 4 पे। टॉपिक 4 में देखो कंसिडरेशन की बात हुई है, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसिडरेशन वाला एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो भी 20 मार्क का, क्योंकि कंसिडरेशन एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू कम इन पिक्चर। अब इसके अंदर क्या है, प्रिविटी, ये जो है ना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी टू कंसिडरेशन, कौन सा इंडिया में एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है। एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 2D 2F 23 25, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब हम पहले इसके केसेस देखते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो हेयर आर इट्स केसेस। तो केदारनाथ केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अरुणाचला अय्यर वाला केस भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वेंकट चिन्नैया राव वाला केस इम्पॉर्टेंट है। देन आई थिंक दैट्स इट, ठीक है। मेजरली केदारनाथ वाला केस आता है, दुराई स्वामी वाला इम्पॉर्टेंट है, और वेंकटा वाला, ठीक है। बाकी सब हम रीड थ्रू करेंगे ही करेंगे, मिस नहीं करना है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें टॉपिक 5 की, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में लीगल डिसेबिलिटी, मतलब इसमें बेसिकली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर क्या बता रखा है, जो माइनर वाला पोर्शन है ना इसमें, कि माइनर कैन कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसाउंड माइंड वाली चीज, देन लीगल डिसेबिलिटी, इडियट, रेस्टिट्यूशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, ये रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, दिस इज अगेन वेट, restitution in case of minors agreement, this is again very important. Liabilities of necessary supplies to the minor, again important. उसके बाद इसी के रिस्पेक्ट में जो हम ये बता रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिवनेस और कैपेसिटी टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके अंदर 10 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्शंस हैं ये हमें करना है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 33, ओके। तो दैट वाज मेजरली हमारा जो पोर्शन टॉपिक 5 का था, एंड जस्ट लेट्स डिस्कस द केसेस आल्सो, वेट अ सेकेंड। तो केस तो अब इसमें आपको देखते ही समझ आ रहा होगा, मौरी बीबी वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खानगुल वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अयोध्या प्रसाद, मतलब ये करना है बट नॉट इन दैट डिटेल, ठीक है। रीड तो सभी करने हैं, एंड ये दोनों बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फ्री कंसेंट, हाँ। तो अब हम आते हैं फ्री कंसेंट की बात पे। कंसेंट, अब इसके अंदर देखो कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आएगा, एक तो पक्का आता है कंसेंट पे, ठीक है, कि कंसेंट फ्री है नहीं है, फैक्ट्स दे देंगे एंड आपको बताना होगा कंसेंट फ्री है या नहीं है, ठीक है। तो इनको, इन वाले केसेस को भी एक बार आपको करना है। अब इसके अंदर एक तो लक्ष्मी अम्मा केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रघुनाथ प्रसाद, सरजू प्रसाद, ये इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सुभाष चंद्र वाला बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी पढ़ने तो सारे हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर द फ्री कंसेंट, एंड फ्री कंसेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको अच्छे से करना है, ओके। मूविंग डाउन, so here is topic 7, limitation on freedom to contract, circumstances in which agreement become void, voidable, distinction between void, तो यही आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन void एंड voidable के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक फैक्ट दे देंगे, बताना पड़ेगा कि void होगा, voidable होगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज इम्पॉर्टेंट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये सब हमने एंट्रेंस के टाइम पढ़ा हुआ है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेन एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे आपको फॉर्म करके, एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि वॉइड है, वॉइडेबल है, एंड किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट केसेस वुड बी, देखो ये जो सारे केसेस है ना, ये एक बार रीड तो आपको करने ही करने हैं, इसमें से कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी एक केस का फैक्ट उठा के दे देंगे, एंड यू नीड टू डिसाइड कि वॉइड है, वॉइडेबल है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बार रीड इन सबको ही करना है, ओके। तो अब हम आते हैं टॉपिक 8 पे।
डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें क्या है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स क्या क्या रह सकते हैं. लुक एट दिस. अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, सुपरवीनिंग. देखो फ्रस्ट्रेशन और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आता ही आता है. और ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस टॉपिक इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है जी, ये तो मिस ही नहीं करना है. फ्रस्ट्रेशन, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एंड कोविड के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है कुछ आ जाए. डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, नोवेशन. अब इसके अंदर सारे केसेस देखो, इसमें सत्यव्रता घोष वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, MS LOP वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुंज संत वाला केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी रीड तो हमें सारे करने हैं. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 2 केसेस तो छोड़ना ही नहीं है. ओके, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में सेक्शंस हैं. सो 8th टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, फ्रस्ट्रेशन, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, तो इसको मिस नहीं करना है. टॉपिक 9 पे आते हैं, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये जो टॉपिक है रेमेडीज फॉर द ब्रीच, ये भी एग्जाम में वो कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलेगा. अब इसके अंदर क्या है कि क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके अंदर ब्रीच हो गया, अब उसमें एंड में क्या होगा, रेमेडीज की बात करी होगी. तो आपको प्रोवाइड कराना है कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्या रेमेडीज डिमांड करेंगे, क्या रेमेडीज कोर्ट वुड प्रोवाइड इन दोज केसेस. तो रेमेडीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और रेमेडीज का एप्लीकेशन बताना होता है कि किन केसेस में क्या रेमेडीज मिल सकती है. तो इसमें क्या है, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस को हम कंसिडर करते हैं. बेसिक असेसमेंट ऑफ डैमेजेस होती है, उसके अंदर रिमोटनेस ऑफ डैमेज डिस्कस होता है, मेजर्स ऑफ डैमेजेस, मिटिगेशन ऑफ डैमेज, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है, यही सब की डैमेजेस जो है किस टाइप के कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हुए हैं तो उस टाइप के डैमेजेस, तो क्या डैमेजेस इनकर हुए हैं. तो वेट अ सेकेंड. सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली क्या क्या केसेस हैं कि रेमेडीज प्रोवाइड होती हैं. तो देखो इधर है केस हेडले बैक्सेंडेल का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद मौला बक्स का केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. श्री हनुमान कॉटन मिल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो बाकी सारे जो केस दिए हुए हैं, यू हैव टू रीड दीज ऑल. ठीक है, तो दैट वाज द मेजर थिंग. हम आते हैं अब टॉपिक 10 पे. देखो अब टॉपिक 10 में क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई है. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, उनके अंदर ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, तो ये 68 से 72 तक है. अब इसके अंदर देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखो आता है तो यूजुअली या तो शॉर्ट में आएगा या ऑप्शन में आएगा. ठीक है, और अगर आएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट में से एक टॉपिक कर जाना. ठीक है, दोनों में से एक कर जाओगे, मोर देन इनफ. ई कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक क्वासी की जगह ई कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, क्योंकि उसके बहुत चांसेस हैं. जिस तरीके से वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, तो ई कॉन्ट्रैक्ट के आने के ज़्यादा चांसेस हैं इन कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो रादर देन डूइंग दिस, गो फॉर दिस. ठीक है, तो टॉपिक 11 कर लेना, एंड टॉपिक 10 यू कैन मिस आउट इफ यू डोंट वांट टू डू. ठीक है, तो इसमें आपके 5 क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे. व्हाटसोएवर आई हैव मार्क की इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें करना ही करना है. चलो अब आगे चलते हैं. सो नाउ वी आर ऑन द थर्ड पेपर ऑफ आवर कोर्स, बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्च, विच इज LB 103. अब लॉ ऑफ टॉर्च का जो टॉपिक 1 है, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टॉपिक. बेसिकली इसके अंदर डेफिनेशन है, नेचर है, स्कोप है ऑफ टॉर्च. तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें इसमें करना है डेफिनेशन ऑफ टॉर्च, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ टॉर्च, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें सोच लेना कि यहीं से पेपर बनने वाला है. तो रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेजेस एंड रेमेडीज. अब इसके अंदर 3 मैक्सिम्स हैं जो हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई होंगी. इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, यूबिजस इबिरेमिडियम. ये हमने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा है, राइट. तो यही है जो 3 मैक्सिम है जिनको हमने रट के घोल के पी जाना है. ठीक है, इन्हीं पे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है. उसके बाद हमारा आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेलेवेंस, इंटेंशन, मोटिव, मेलाइज इन लॉ ऑफ टॉर्च. ब्रीफली कर लेना. आप देखो इसमें केसेस हम डिस्कस करते हैं. तो देखो अब इसके अंदर केसेस कौन कौन से हैं. मैं तो सजेस्ट करूंगी, आई सजेस्ट इस टॉपिक में एटलीस्ट सारे केसेस कर लेना, क्योंकि सारे ही केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस आपने अभी तक कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट.
ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन का केस कर लिया होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस कर लिया होगा, एशबे वर्सेस वाइट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पक्का कर लिया होगा, सीतारमैया वाला केस करा होगा, टाउन एरिया कमेटी करा होगा, वाइट वर्सेस जॉन रिक करा होगा। तो ये सारे ही केसेस हमें मस्ट टू रीड हैं, मस्ट टू डू हैं, एंड वो मैक्सिमम जो मैंने बताई वो। तो ये हमारा टॉपिक 1 कवर करते हैं। टॉपिक 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्क का बनना है उससे। नाउ वी आर ऑन टॉपिक 2। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक 2 किस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम। कंसेंट एज डिफेंस, ये इसका जो है मेजर पार्ट है, विच इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो हमने एंट्रेंस में भी पढ़ा था। ठीक है, कंसेंट से अगर हम कोई रिस्क उठा रहे हैं, हमें पता है कि उसमें आगे क्या होने वाला है, देन इट इज नो इंजरी। ओके, असेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डिफेंस, ये एसेंशियल्स जो है इसके लिए वो हमें बाय हार्ट होने चाहिए। अब इसके अंदर एक जो हमें और याद करना है, एक्ट ऑफ गॉड और विज मेजर। अब इसके अंदर देखो केसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखो अब इसके अंदर केस देखो, सो स्मिथ वर्सेस चार्ल्स इज इंपॉर्टेंट, साउथ इंडियन इंडस्ट्रियल लिमिटेड इज इंपॉर्टेंट, हाइने वर्सेस हार्वर्ड इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद राइजन ऑयल मिल लिमिटेड इंपॉर्टेंट, मनेंद्रनाथ कर लेना, हॉल ब्रुकलैंड इंपॉर्टेंट, उसके बाद टीसी बालाकृष्ण, यार कर लेना, ये सारे ही केसेस कर लेना। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो हमें ईच एंड एवरी केस के पता होने चाहिए, बिकॉज द थिंग इज दे एड इन क्वेश्चन द फैक्ट्स ऑफ एनी ऑफ दीज केसेस। अगर आपने वो केस पढ़ा ही नहीं है ना, तो यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फैक्ट सारे केसेस के पता होने चाहिए। इश्यूज ब्रीफली हमें दिमाग में होने चाहिए, किस चीज़ पे बात हुई थी, देन रेशियो एंड देन जजमेंट, दैट्स इट। इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल है ये केसेस, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक 3 पे, नेग्लिजेंस लाइबिलिटी एट कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। तो अब थियरी ऑफ नेग्लिजेंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये कर लेना। एक तो थियरी ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या, ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉन्सिक्वेंट डैमेज। तो इन्हीं के बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं इन एनी केस की नेग्लिजेंस था या नहीं था। ठीक है, तो नेग्लिजेंस का भी एक केस बनता ही बनता है, और इसकी जो मैक्सिम है, इसी से अगर अपना आंसर शुरू करोगे तो दैट वुड बी वेरी गुड। ओके, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं टू डिस्कस द केसेस ऑफ दिस केस। तो अब देखो, मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस है और मेडिकल नेग्लिजेंस है। मेडिकल नेग्लिजेंस कोविड के रिस्पेक्ट में फिर से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंस और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो केसेस इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जैकोब मैथ्यू इज इंपॉर्टेंट, Kenyai versus New India Assurance is important. Ganguly versus Sukumar Mukherjee is another very important case. Then Municipal Corporation Delhi, हाँ सुहागवंती वाला केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सारे केसेस इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बट द थिंग इज़ वही मैं कह रही हूँ कि ये केसेस आ जाते हैं, और क्या होता है ना, जैसे मान लो एक केस आया तो उसमें 2 केसेस और मेंशन करने पड़ेंगे। तो दैट वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ टॉपिक 3। अब हम आते हैं टॉपिक 4 पे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये स्टार्टिंग के 4-5 टॉपिक कर लोगे ना, इन्हीं से 5 क्वेश्चन हमारे बन जाने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, मीनिंग, इम्पैक्ट थ्योरी, उसके बाद फोर्सिएबल साइकेट्रिक इलनेस, इमीडिएट आफ्टरमेथ टेस्ट, प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम। तो अब इसके अंदर देखना, फोर्सिएबल इज इम्पॉर्टेंट, फोर्सिएबिलिटी थी या नहीं थी, और इम्पैक्ट थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मीनिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं केसेस क्या क्या हैं। अब टॉपिक 4 के अंदर हेम्ब्रुक वाला केस इज इम्पॉर्टेंट, बोरहिल वाला केस, बोरहिल वर्सेस यंग, एंट्रेंस में भी पढ़ा होगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकलाफिन वाला केस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बाकी केसेस जो है ना, साउथ यॉर्कशायर पुलिस वाला केस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जो केसेस हैं जैसे पेज वर्सेस स्मिथ, डेल्यू वर्सेस वाइट, किंग वर्सेस फिलिप, इनका मस्ट टू रीड है। ठीक है, रीड ज़रूर करने हैं, पर मेजरली जो फैक्ट्स आते हैं, जो मैंने केसेस मार्क करे हैं, इनके ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे, विच इज़ टॉपिक 5, जो कि बात कर रहा है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के बारे में। अब रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अब इसमें है नर्वस एक्टर्स इंटरवेनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ रिमोटनेस इज इम्पॉर्टेंट, एक्सेल रूल इज इम्पॉर्टेंट, फोर्सिएबिलिटी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें हमारे जो केसेस जो हम यूज़ करने वाले हैं, स्मिथ वर्सेस लीच ब्रेन वाला जो केस है ये इंपॉर्टेंट है, और पॉलिमस फर्नेस वाला केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो केसेस हैं हमें रीड तो करने हैं सारे ही। ठीक है, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज आता है पर यूजुअली क्लब होके आता है,
तो आप इसको 10 मार्कर में मान सकते हो। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे एक क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली जो डिफरेंस आ सकता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, हाउ दे इवॉल्व। रेलन वर्सेस फ्लेचर इंपॉर्टेंट है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में रेलन और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एमसी मेहता। फिर उसके बाद गैस लीक डिजास्टर केसेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वाले जो केसेस हैं आपको दिमाग में रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अब इधर देखो नीचे, रेलन वर्सेस फ्लेचर मैंने बताया ही, एमसी मेहता और एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये वाला भी केस इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमें याद करना है, रीड करना है और इन डिटेल करना है। उसके बाद आते हैं हम टॉपिक 7 पे। हमारा टॉपिक 7 जो है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करता है। तो ये ध्यान रखना, इट्स नॉट अ नॉर्मल विकेरियस लाइबिलिटी, इज द विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ज़्यादा थियोरी नहीं भी करनी है तो गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्च में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सॉवरेनिटी एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन कर लेना। सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है। अब नीचे देखो इसमें कि केसेस क्या क्या है। एक तो विद्यावती वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी लाल केस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। उसके बाद रेलवे बोर्ड वाला केस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन केस को रीड करके, मतलब देखो ये वाला टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट बट कुड बी स्किप, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि इसको करना ज़रूर, मतलब ये मत करना कि पूरी तरह छोड़ दिया, बट अगर इन डिटेल नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। सिमिलर गो विद डिफेमेशन, मतलब एक 10 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से इसको अगर प्रिपेयर करोगे तब भी काम चल जाएगा। लिबेल वर्सेस स्लेंडर याद कर लेना, बहुत क्वेश्चंस में आता है। असेंशियल कंडीशंस क्या होती है डिफेमेशन की, ये हमें आना चाहिए। और इसके डिफेंसेस क्या होते हैं, ये मतलब जो इसके बेसिक थ्योरी पार्ट है वो हमें सारा आना चाहिए। अब इसमें जो केसेस हैं, इम्तियाज़ अहमद वाला केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 का केस है, तो हमें इसको डिटेल में करना है। इसमें ही बाकी पीछे वाले केसेस की भी बात हो जाएगी, बाकी फैक्ट्स हमें सारे केसेस के पता होने चाहिए। उसके बाद हम आ गए अपने पार्ट बी पे। पार्ट बी में अगर मान लो आप स्किप नहीं करना चाहते, ठीक है, पार्ट बी आई थिंक कि स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी से। इतना ज़्यादा कुछ डिटेल और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है। तो पार्ट बी में से कौन कौन से केसेस कर सकते हैं ये सुन लो पहले। एक तो वीपी शांता करके कोई केस होगा, वो देख लेना। और आई थिंक MK गुप्ता करके एक केस है, वो देखना। और लक्ष्मी इंजीनियरिंग करके है एक केस, ठीक है, वो देखना। तो ये 3 केस अगर आप कर लोगे तो काफ़ी हद तक यू वुड बी डन। एंड इनके साथ साथ हमें कौन सा सेक्शन करना है, एक तो 2(1)D करना है। उसमें क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर की डेफिनेशन दी हुई है, वो हमें बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन पे ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। और उसके अलावा सर्विसेज क्या होती हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है सर्विसेज में, उनके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ये करना है। तो विद दैट यू वुड बी मोर सो डन विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और बाकी जो छोटा मोटा कुछ लगता है, कोई रेमेडीज और डैमेजेस जो मिलते हैं एज इन कंपनसेशन, वो हमें याद करना है। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारा पार्ट बी डन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम आते हैं लॉ ऑफ क्राइम, अनदर इम्पॉर्टेंट पेपर 104 IPC बेसिकली। इसके अंदर देखो मेंस रिया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में ये वाला जो केस है ना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस। और इस केस को एक ब्रीफ रीडिंग दे दोगे तो भी इट वुड बी इनफ, मतलब ये डिटेल में करना है एंड ये ब्रीफली करना है। ओके, उसके बाद सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ IPC, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब जो सेकेंड यूनिट है हमारी IPC की, इसके अंदर हमें सारे जो सेक्शंस हैं 299, 302, 304, ये हमें अच्छे से करने हैं। उसके बाद 299 के रिस्पेक्ट में जितने भी डिग्रीज़ हैं ABC, है ना, वो सब हमें करना है। तो बेसिकली क्या है, क्लॉज A 299, क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 300, तो ये हमें बताना है कि इसका क्या। अब बेसिकली क्या होता है ना, फैक्ट्स दे देते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि अब ये 299 1 में जाएगा या 299 A में जाएगा या 300 1 में जाएगा, ठीक है। तो व्हेन यू हैव टू डिसाइड दैट, तो आपको ये वाला केस यूज़ करना पड़ेगा, रावल पेंटा वाला। तो इसीलिए ये सारे ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू डोंट नो ना कि कौन से
डिग्री या फिर कौन से क्लॉज के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, फैक्ट्स आपको देने वाले हैं। यूजुअली जो फैक्ट्स आपके इनमें से किसी केसेस के होने वाले हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, जो ये केसेस आपको दिख रहे हैं, राइट, दीज केसेस, तो इनके जो फैक्ट्स हैं इनमें से किसी के एक के फैक्ट्स दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा किस पार्ट का केस है। मतलब ये है 303 का केस, ये 299 बी और 303 में कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद ये सेक्शन 301 के केस, ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट में हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कौन सा केस किसको बिलोंग करता है, तभी हम सेग्रीगेट कर पाएंगे, राइट। तो दीज ऑल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो भी इस वाली यूनिट में दिए हुए हैं। उसके बाद ये है 304 का और 299 सी का, मतलब इनमें कंपैरिजन किया हुआ है कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में कौन सा जो है प्रोविजन अप्लाई होगा इन दीज टू केसेस। तो ये समहाउ सिमिलर केसेस हैं बट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इश्यूज, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जो एक्सेप्शन वाला जो है ना, ये एक्सेप्शन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है 300 अप्लाई कर देते हैं बट किसी एक्सेप्शन के अंडर लाई कर जाता है वो केस, तो हमें ये एक्सेप्शन लगाना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो KM नानावती का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस गप्पू यादव का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यू कैन नॉट मिस दीज। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक 4 पे, ठीक है। हमने 3 टॉपिक कर लिए, आई थिंक दोज आर समहाउ क्लियर टू यू। बाकी हम आते हैं टॉपिक 4 पे। देखो टॉपिक 4 आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर एज एक बार इसको रीड कर जाना, बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट अ ग्लैंस और जस्ट अ ब्रीफ रीडिंग वुड बी इनफ। फिर आते हैं हम टॉपिक 5 पे, जिसके अंदर है जनरल एक्सेप्शन। ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर प्राइवेट डिफेंसेस दिए हुए हैं 96 और 106 तक। अब इसमें देखो केसेस, ये तीनों चारों केसेस ही इंपॉर्टेंट है। राम स्वरूप का केस इंपॉर्टेंट है, D.O. नारायण का केस इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन जेम्स मार्टिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चारों केसेस हमें अच्छे से करने हैं। उसके बाद हम आते हैं किडनैपिंग एंड एब्डक्शन में। देखो किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का जो केस है ना, वो यूजुअली अपने आप में एक केस की तरह नहीं आता है, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के साथ क्लब होके आता है यूजुअली, ठीक है। तो यूनिट 6 और यूनिट 7 साथ में आएगी 20 मार्क्स में, ऐसा लगा लो, ठीक है। तो किडनैप एंड एब्डक्शन का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कम रहता है और सेक्सुअल ऑफेंसेस का थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस तो हमें बहुत अच्छे से करना है, और इसको अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसके सेक्शंस कर लेंगे एब्डक्शन और किडनैप के। उसके बाद हम इनकी पनिशमेंट्स कर लेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स कर लेंगे, प्लस हम इन केसेस को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो हम मोर देन कवर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ों से। इसमें केसेस में वरदराजन इज इम्पॉर्टेंट, वडगामा इज इम्पॉर्टेंट और राजा राम इज इम्पॉर्टेंट। तो तीनों ही केसेस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप से लगाओ, अगर आप ज़्यादा लकी रहे तो किडनैपिंग एंड एब्डक्शन भी 20 नंबर का आ गया और सेक्सुअल ऑफेंसेस भी 20 नंबर का आ गया, ऐसे भी हो जाता है। बट व्हेन लाइक आई रिसर्च अबाउट इट, तो मेरे को ज़्यादातर क्वेश्चन मिले ऐसे मिले कि किडनैपिंग हुआ फिर उसके बाद पॉक्सो लगा दिया, तो ऐसे करके केसेस काफ़ी आते हैं। तो इस वजह से किडनैपिंग एब्डक्शन को जिस तरीके से मैंने बताया वैसे करना। उसके सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हम करेंगे, लेट्स डिस्कस दैट थ्रू ऑल्सो। तो देखो सेक्सुअल ऑफेंसेस का जब अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर हमें सेक्शन सबके पता होने चाहिए। जैसे 354A सेक्सुअल हरासमेंट, 354B क्रिमिनल फोर्स से करा है डिसरॉब, फिर 354C वॉयरिज्म हो गया, 354D स्टॉकिंग हो गया। उसके बाद किडनैपिंग के सेक्शन हो गए, उसके किडनैपिंग की जो पनिशमेंट मिल रही है वो कौन से सेक्शन के अंदर है, ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, याद करनी है। उसके बाद पॉक्सो के रिस्पेक्ट में भी डेफिनेशंस को याद करना है, ठीक है। अब हम आते हैं केस पे। इसके अंदर गिल वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुकाराम इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुरमीत सिंह अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नवतेज सिंह जौहर हम सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट थॉट एक ब्रीफ रीडिंग करोगे समझ आ जाएगा, बेसिक रेशियो पता होना चाहिए और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में फैक्ट्स वूक्स नहीं डिस्कस करने, बट हाँ रेशियोज पता होने चाहिए, जजमेंट पता होनी चाहिए। फिर आते हैं ग्रुप लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी। ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, ठीक है। तो ये यूजुअली क्लब होके ही आता है 34 और 141, मतलब सॉरी 149। बेसिकली इसमें यही पूछेंगे कि 34 और 149 में क्या डिफरेंस होता है। इस केस में 34 लगेगा या 149, मतलब जॉइंट लाइबिलिटी लगेगा, ग्रुप लाइबिलिटी लगेगा, ठीक है। तो इस वाले जो प्रोविजन में ना हमें इन दोनों का जो कंपैरिजन है ना वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन है तो गेट डन विद इट, जल्दी से उसको उस कन्फ्यूजन को ओवरकम करो, क्योंकि इस पे केस आने वाला है। ठीक है, मिजाजी का केस इज इम्पॉर्टेंट, मैना का केस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैना से तो ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते, और इस पे एक केस आएगा ही आएगा, या तो क्लब होके आ जाएगा या हो सकता है एक सेपरेट केस भी दे दे। ठीक है, तो 10 मार्कर 20 मार्कर इससे पक्का पक्का ही है। उसके बाद अटेम्प्ट को फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अटेम्प्ट को कुछ भी मत करना, अटेम्प्ट का सेक्शन कर लेना। ठीक है, अटेम्प्ट का सेक्शन करने के बाद ये मतलब जो बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर सेक्शन दिए हुए हैं ना वो कर लेना। स्टेजेस ऑफ अटेम्प्ट क्या होते हैं जो दिए हुए हैं उनको एक बार ब्रीफली कर लेना, मतलब 2-2.5-3 पेज मैक्सिमम का एक नोट्स बना लेना इस पे। और इसके अंदर जो केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जियान कौर को ब्रीफली करना है। ठीक है, याकूब वाला केसेस इम्पोर्टेंट, उसको भी ब्रीफली करना है, पर रेशो जजमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। अभयानंद मिश्रा ब्रीफली करना है, असगर अली अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये लगा लो। ठीक है, तो ये केसेस हमें इसमें करने हैं। ओके, ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी। जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली ना आई सजेस्ट टॉपिक 10 जो है ये कर लेना, एंड टॉपिक 11 को छोड़ देना। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ आपको, द थिंग इज थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, इन चारों में से एक आपको कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन के साथ मिक्स होके मर्ज होके मिलेगा ही मिलेगा, कि एक जगह पे थेफ्ट हुआ, या सब्सिक्वेंटली रॉबरी हुई, या फिर एक्सटॉर्शन हुआ, फिर उसके बाद मर्डर हो गया। समझ रहे हो, तो इसलिए क्लब होके मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि इसको अगर आपने नहीं किया हो यूनिट 10 को तो आप वो वाला क्वेश्चन भी मिस करके आओ, क्योंकि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड का तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए टॉपिक 10 कर लेना अच्छे से। उसमें क्या क्या करना है बेसिकली, ये जो सारे है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, इनके हमें सेक्शंस करने हैं, इंग्रेडिएंट्स करने हैं कि हाउ टू एस्टैब्लिश दीज एज थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, हाउ टू होल्ड समवन लायबल अंडर द सेम। उसके बाद हमें इन केसेस को ब्रीफली रीड करना है, इनके ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं, रेशो लिखने हैं और जजमेंट लिखना है। ठीक है, बहुत ब्रीफली, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जस्ट ब्रीफली। ठीक है, उसके बाद एज आई डिस्कस टॉपिक 11 मैंने को बोला ही, टॉपिक 11 को हम छोड़ सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि इनके खाली क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, इनको ब्रीफली एक बार इनके इंग्रेडिएंट्स के साथ और सेक्शंस के साथ रीड कर लेना। इन केसेस को करने का टाइम नहीं मिलता है, यू आर रियली टायर्ड और अभी हिम्मत नहीं है और एंड का टाइम बच गया है, तो डोंट गो फॉर द दीज। आपके 5 क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है जी, तो दैट वाज अ स्नीक ग्लैंस इनटू आईपीसी। अब आते हैं हम फैमिली लॉ पर। दिस इज आर LP 105, द वेरी लास्ट पेपर। तो इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ध्यान से देखना, मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ पहले, लाइक वेरी सुपरफिशियली, यूनिट 1 और यूनिट 2 और फैमिली लॉ, इनसे मेजर क्वेश्चन पार्ट्स आते हैं। तो आप ये ऐसे लगा सकते हो कि 3 मतलब 2 तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो 3 और हो सकता है 4। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन इन 2 पार्ट से ही आ जाए, 2 से 3 तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक काम यही करती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक से, सॉरी स्टार्टिंग के 2 टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, तो मैरिज अंडर हिंदू लॉ इज इंपॉर्टेंट, बट मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैरिज अंडर हिंदू लॉ की अगर हम बात करें, कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, 5 इंपॉर्टेंट, 7 इंपॉर्टेंट, देन सेक्शन 12 इज इंपॉर्टेंट एंड सेक्शन 11 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाले जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है। एंड केसेस कौन से इंपॉर्टेंट है, आई से ऑल, रुको, आई से ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि सारे अलग अलग सेक्शंस पे हैं ये केसेस। अगर सेक्शन 7 की बात होगी तो अलग केसेस यू गोना फॉलो, अगर सेक्शन 2 की बात होगी, अवॉइड मैरिजेस की बात होगी, तो डिफरेंट केसेस यू गोना फॉलो। तो सीमा अश्विनी वाला केस आपने सुना भी होगा, विनोद कुमार का केस, आशा कुरैशी, लिली थॉमस, नागलिंगम वाला केस, उसके बाद स्टेला वाला केस, तो सारे ही केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं मेट्रीमोनियल रेमेडीज पे अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, अब मेट्रीमोनियल रेमेडीज की अगर हम बात करें तो अगेन इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। तो इसमें से भी हमें सारे केसेस ही करने हैं, कैन नॉट मिस एनी ऑफ दीज, क्योंकि सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज गर्ग, सरोज रानी, दास्ताने वर्सेस दास्ताने, समर घोष, विपिन चंद्र इम्पॉर्टेंट, धर्मेंद्र कुमार इम्पॉर्टेंट, हीरा चंद इम्पॉर्टेंट, उसके बाद अमरदीप सिंह इम्पॉर्टेंट।
तो सारे ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस, क्योंकि सब अलग अलग सेक्शन में, इतने सारे सेक्शंस इन्वॉल्व है ना इसमें। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स बाय वर्ड आपको सब याद होना चाहिए। जुडिशियल सेपरेशन ब्रीफली हमें पता होना चाहिए क्या इंग्रेडिएंट्स है। डाइवोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स इज इंपॉर्टेंट। अब ग्राउंड ऑफ डिवोर्स जैसे क्रूएलिटी है, डिसर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे ही केसेस हमें देखने हैं, दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं। किसी भी केस के फैक्ट्स दे देंगे एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड फर्दर असेस, ठीक है। तो वी आर डन विद द सेकेंड यूनिट। अब हम आते हैं अपनी थर्ड यूनिट पे। देखो थर्ड यूनिट जो है ना मेंटेनेंस है, ठीक है। मेंटेनेंस यूजुअली ना हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का कलेक्टिवली आ जाता है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के प्रोविजंस क्या है, किस तरीके से मेंटेनेंस मिलती है, मेंटेन कैसे किया जाता है, इनिशियल लॉज क्या आते हैं, हाउ लॉज इवॉल्व, ठीक है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं यूजुअली केस, ठीक है। तो संजय दामोदर काले वाला केस इज इम्पॉर्टेंट, संजीवनी वाला केस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो केसेस हमें करने ही करने हैं, बाकी हमें रीड करने हैं, ओके। तो ये 2019 वाला जो केस है ना, ये याद से कर देना क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है, तो काफ़ी हद तक पूछने के चांसेस हैं अगर आपके केस मैट में मेंशन है तो, ठीक है। तो ये याद रखना कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ का मेंटेनेंस साथ में आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने ऐसे क्या वो बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर फर्स्ट और सेकंड यूनिट से आ गए मिला के, ठीक है, तो अगर चौथा क्वेश्चन अगर आया वो मेंटेनेंस से आ गया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम लॉ का कलेक्टिवली। अब एक 5वां क्वेश्चन हमारे पास और रह गया। तो आई सजेस्ट कि टॉपिक 4 और 5 में से एक टॉपिक भी कर लोगे ना, यू वुड बी गुड टू गो, ठीक है। कोई दिक्कत आनी नहीं है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो मेजॉरिटी और गार्जियनशिप कर लेना रादर देन अडॉप्शन, मतलब जो भी आपका जो मन करे वो उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों में से एक भी कर लोगे तो यू वुड बी ऑन अ सेफर एज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं मुस्लिम पे, ठीक है। मुस्लिम में मैरिज वाला जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए बेसिक ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मुस्लिम लॉ का मैरिज अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, डिवोर्स इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ के रिस्पेक्ट में। ट्रिपल तलाक जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, खुला मुबारक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके रिस्पेक्ट में ये सारे केसेस में अगर हम बात करें, मसरूर अहमद इज़ इम्पॉर्टेंट, यूसुफ उसके बाद इतवारी, शायरा बानो, ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है डिवोर्स के रिस्पेक्ट में इन मुस्लिम लॉ। तो ये यूनिट इज इंपॉर्टेंट, इसके आने के डिवोर्स के यूनिट के आने के बहुत चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है डिवोर्स इन हिंदू एंड मुस्लिम कलेक्टिवली आ जाता है और उसमें पूछते हैं कि अगर हिंदू के अंदर डिवोर्स होगा तो कैसे होगा, मुस्लिम में होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डिवोर्स करना ही करना है, मतलब एक 20 मार्कर लगा ही लो दोनों में से। उसके बाद हम आते हैं मेंटेनेंस, जो कि मैंने आपको बताया मेंटेनेंस हिंदू और मुस्लिम का कलेक्टिवली आने के बहुत चांसेस होते हैं। और मुस्लिम पे वो ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं क्योंकि इसमें डेनियल लतीफ़ी वाली लैंडमार्क जजमेंट है और हमें इस वाला राना साहिब वाला केस को मिस नहीं करना है क्योंकि इट्स अ रीसेंट जजमेंट, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन। सो गाइज ये रहे हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आई थिंक थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ यू कैन फ्रेम योर माइंड अराउंड कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन को यू कैन लीव थ्रू, ओके। So now let's discuss how to prepare notes for the semester exams. Okay, we all have prepared numerous notes throughout our lives, of course. हमने स्कूल में नोट्स बनाए, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन में नोट्स बनाए, तो ये इज काइंड ऑफ इजी, राइट। बट हमें क्या चीज पे ध्यान देना है, यस कि हम लॉ के रिस्पेक्ट में नोट्स बना रहे हैं एंड वी नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन आवर सेमेस्टर एग्जाम्स, ऑफ कोर्स, है ना। तो सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है, ट्राई टू मेक योर नोट्स प्रिसाइज, ठीक है, ऑन पॉइंट, टू द पॉइंट, बिल्कुल सिनॉप्सिस लिखना है हमने अपने नोट्स में, की पॉइंट्स, की वर्ड, सर्टेन फ्रेजेस, सर्टेन मैक्सिम्स, जो कुछ सेक्शंस हैं उनके कुछ रेलेवेंट पोर्शंस, हम सब कुछ नहीं लिख सकते अपने नोट्स में, राइट। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं, वी एंड अप राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द बुक्स, व्हिच आर देयर इन द बेराइट्स और व्हिच आर देयर इन द केस मैच, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। वो करने बैठोगे तो तुम एक बुक बना दोगे एंड फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगी, वो आपकी थीसिस बन जाएगी, है ना। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाने, तो अपने नोट्स को प्रिसाइज रखने के लिए हमें क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, 3 पेज क्राइटेरिया। अब ये 3 पेज क्राइटेरिया रहता क्या है, लाइक थ्रू आउट द न्यूमरस एग्जाम्स व्हिच आई गेव ऑफलाइन, मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि 3 पेज क्राइटेरिया इज काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल। कैसे, देखो लॉ के रिस्पेक्ट में क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंट्रो, राइट। सेकेंड चीज होंगी हमारे जो लॉ है, जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे सेक्शंस हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे स्टैट्यूट्स हैं, राइट।
थर्ड चीज जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, केस लॉस, जो हमारा केस मैट जिस चीज को प्रोवाइड करता है, केस लॉस, जजमेंट्स, रेशोज, इश्यूज, उसके बाद कोई फाइनल अगर जो भी जजमेंट आई है उसमें एंड में पनिशमेंट्स मिली है, रेमेडीज मिली है, वो क्या क्या है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे केस लॉस वाला पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो रहेगा एक सब्जेक्टिव पोर्शन जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, जो भी हम एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये रहेगा एक थ्योरी पोर्शन जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को ऐड करना है इन आवर नोट्स। एंड फिर लास्ट पोर्शन आता है, देखो फर्स्ट इंट्रो था, सेकंड पोर्शन हमारा स्टैट्यूट था, मतलब प्रोविजंस, थर्ड हमारे केस लॉस हो गए, फोर्थ हमारा हो गया कंटेंट जो हमारे आंसर को एक क्वालिटी देगा, एंड द फिफ्थ पोर्शन एंड द लास्ट पोर्शन इज कंक्लूजन, जो कि हमें कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में लिखेंगे। अगर वो केस आज के टाइम का होता या आज रीसेंट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में लगा होता या रिसेंटली क्या एवोल्यूशन हुए हैं उस लॉ के रिस्पेक्ट में, अगर हम उस लॉ को आज के रेफरेंस में देखें तो क्या क्या चीजें हम उसमें इंकलकेट कर सकते हैं, वो हमारा अपना एक एनालिसिस रहेगा, हमारा एक अपना व्यू पॉइंट रहेगा इन दैट कंक्लूजन। तो इन 5 पॉइंट्स में खत्म हो जाते हैं आपके नोट्स। इजी, सिंपल, बहुत इजी एंड बहुत सिंपल। देखो 3 पेज मैंने बताया ना, 3 पेज मतलब 1 2 3 4 5 6 साइड्स, ओके। तो 6 साइड्स के हिसाब से मैं आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहला जो पेज रहेगा हमारा, इसमें हमें डालना है इंट्रोडक्शन एंड सारे ही प्रोविजन, स्टैट्यूट्स और जितने भी हमें लगता है प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स, फ्रेजेस हैं उस एक यूनिट के, मतलब हमें यूनिट वाइज नोट्स बनाने से, मान लो फर्स्ट यूनिट हमने उठाई अपने किसी भी एक पेपर के लिए, जैसे आईपीसी, तो उसकी पहली यूनिट जब हम उठाई, मेंसरिया वाली यूनिट ले लो या फिर कल्पेबल होमोसाइड मर्डर वाली यूनिट ले लो, वो उठाई, उसके प्रोविजंस हमने इसमें डाल दिए और इंट्रोडक्शन डाल दिया कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ थियरीज डाल दिए, कुछ ज्यूरिस डाल दिए, कुछ अच्छे कोड्स डाल दिए, तो उससे हमें अपना आंसर शुरू करना है। ये हमारी 2 साइड्स उसमें कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारी सेकंड शीट। सेकंड शीट में भी 2 साइड्स हैं, तो ये सेकंड शीट पूरी तरह हमें यूटिलाइज करनी है अपने केस लॉस पे, जजमेंट्स पे, लैंडमार्क रूलिंग्स पे, राइट। तो ये हमारा प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश कर देगी। एंड जो हमारा थर्ड शीट होने वाली है उसके अंदर भी 2 साइड्स होंगी। जो सेकंड साइड होगी उसमें आ जाएगी हमारे एक होल पेज की कंक्लूजन, कि हम क्या सोचते हैं उस लॉ के बारे में, कैसे वो लॉ इवॉल्व हुआ, या फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंसेस क्या है उस लॉ के, कोई रीसेंट अपडेट्स आए हैं, कोई न्यू चेंजेस आए हैं, कोई अमेंडमेंट्स आए हैं, या फिर हमें क्या लगता है उस लॉ को कैसे अप्लाई करना चाहिए, राइट। आवर ओन पर्सपेक्टिव, our own like understanding regarding that law, okay। and इसकी जो फ्रंट शीट रहने वाली है इसमें हम डालेंगे अपनी सारी क्वांटिटी कि और कुछ हमने इस लॉ के रिस्पेक्ट में जो पढ़ा, और कुछ जो हमें लगता है हमारे उस वाले क्वेश्चन में लग सकता है, ठीक है, वो सारी ही चीजें हम डाल देंगे इस वाली साइड पे। तो ये हो गए हमारे 3 पेज के नोट्स रेडी फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। तो अगर लेट्स से आपने ऐसे डिसाइड किया कि मैं हर पेपर की 5 to 6 यूनिट्स करके जाऊंगा, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि अभी हमारे पास सब कुछ करने का टाइम नहीं है, बट अभी से हम नोट्स बना के रख सकते हैं। तो अगर मैं डिसाइड कर लेती हूँ मेरे 6 यूनिट्स मेरे को एग्जाम से पहले ही आई नीड टू गेट दोज डन, तो 6 यूनिट्स के हिसाब से कितने पेज हो गए, 18 पेजेस, राइट। 18 पेजेस के अगर मैं ईच पेपर के नोट्स पहले ही बना के रख लूं तो वुड नॉट दैट बी रियली रियली फैबुलस? इट इज, राइट। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नोट्स को ब्रीफ रखो, प्रिसाइज रखो, ऑन पॉइंट रखो, जिससे कि एग्जाम से जस्ट पहले अगर हम उन नोट्स को भी स्किम थ्रू कर दें देन वी विल बी डन। सो आई होप इट वाज समहाउ हेल्पफुल टू यू। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, हो सकता है आगे भी कोई आपके काम की वीडियोस आ जाए, राइट। सो फॉर नाउ बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।